हेलो बच्चों, 12th क्लास का चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं अपन लोग। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पर है। देखिए, इसके अंदर आपको पोटेंशियोमीटर की बात करिए। एक सेल है 1.1 वोल्ट का, उसके लिए बैलेंस लेंथ आपको गिवन है 8.8। बैलेंस लेंथ का मतलब है कि पॉइंट P जो कि 8.8 मीटर पर है, यहाँ पर जॉ के टच करने पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आपको मिलता है। बैलेंस लेंथ का मतलब है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस K और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E, बैलेंस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे। K इक्वल टू E इक्वल टू KL। तो यहाँ से अपन लोग K का वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ गया 1/1/8 वोल्ट पर मीटर। यानी कि ये जो डेटा गिवन है, इस डेटा से आप K का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो नीचे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जो इस पर बैलेंस हो सकता है। और तो वो होता है VAB। पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो इस वायर का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। इस वायर की मैक्सिमम लेंथ अवेलेबल कितनी है, AB, जो कि 10 मीटर गिवन है। तो पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम इस पर अवेलेबल है। इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले पोटेंशियल डिफरेंस से बैलेंस हो सकता है। तो आप VAB कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है KL, लेंथ कितनी है कंप्लीट पूरे वायर की AB, ठीक है, 10 मीटर। इसको पुट किया तो 1.25 वोल्ट आ गया। मतलब पॉइंट A और B के बीच में अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस आपका है 1.25, जो कि मैक्सिमम है इस वायर पर। तो इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप बैलेंस कर सकते हो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसमें ये बोला है कि ये जो वायर है, वायर AB को कॉपर वायर क्यों नहीं लेते। एक्चुअली ये वायर होता है कांस्टेंट एंड वायर, और जिसका रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम के आसपास। लेकिन यदि कॉपर वायर लगा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस होगा बहुत कम, 0.1 ओम, 0.5 ओम, हार्डली, इससे भी कम हो सकता है। तो इसका अपन लोग चाहते हैं कि इसके पास रेजिस्टेंस हो। वायर AB में अपन लोग चाहते हैं कि रेजिस्टेंस 50 ओम, 100 ओम के आसपास हो। रेजिस्टेंस होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप वायर AB पर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहते हो, क्योंकि वायर AB के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ही तो नीचे वाले पोटेंशियल डिफरेंस को आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा तो आप नीचे के पोटेंशियल डिफरेंस से आप उसको कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो मतलब इस वायर AB का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा का मतलब है 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम के आसपास होना चाहिए। ठीक है, कॉपर वायर होगा तो इसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत स्मॉल होगा। आपको इस पर पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, जितना आप बैलेंस करना चाह रहे हो उससे कुछ ज़्यादा। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एमीटर कैलिब्रेशन की बात करी है। एमीटर की कैलिब्रेशन के लिए सर्किट है। इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग K का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए XY को कनेक्ट करते हैं। तब सर्किट में E0 अपीयर हो गया, डैनियल सेल, स्टैंडर्ड सेल, और E0 के साथ वायर के पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करके और आप K का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। बट क्वेश्चन के अंदर K का वैल्यू तो आपको रेडीमेड गिवन है, इसलिए ये वाले स्टेप आपको यहाँ पर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आपको K का वैल्यू तो गिवन है। ठीक है, इसलिए अपन लोग इसके अंदर
क्वेश्चन के अंदर ई नॉट की चर्चा नहीं करी है, एल नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है, सीधा के का वैल्यू आपको गिवन है। आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेप तो हो गई। अब आप वाई जेड के साथ कनेक्शन करते हो तो नीचे वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब बैलेंस हो रहा है वायर ए बी पर। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है के एल। ठीक है, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और के एल का वैल्यू, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है के एल, दोनों इक्वल हो गए। सी और डी के पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने नाम बोल दिया V1। ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस KL दोनों इक्वल है बैलेंस कंडीशन में, V1 इक्वल टू KL। K का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और L का वैल्यू आपको गिवन है 1.5 मीटर। इससे आपका V1 कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद V1 पता पड़ गया आपको। अब इस फॉर्मूले से आप I1 कैलकुलेट कर लोगे। कौन सी करंट इस सर्किट में जो फ्लो हो रही है करंट वो है I1। ठीक है, I1 कैलकुलेट हो जाएगी KL अपॉन R। R का वैल्यू कितना है आपका, कैलकुलेट करते हैं। K का वैल्यू आपको गिवन है 0.3, L का वैल्यू 1.5 और R का वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन में। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 ओम। ठीक है, इससे I1 का वैल्यू आ गया 0.45 एम्पियर। ठीक है, ये करंट कौन सा है, इस सर्किट के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो करंट है I1 जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आपने मेजर किया है। लेकिन एमीटर जो है शो कर रहा है 0.28। ठीक है, ये रॉन्ग क्यों शो कर रहा है एमीटर, क्योंकि एमीटर में मिस्टेक है और एमीटर के अंदर जो मिस्टेक है उसी को तो अपन लोग यहाँ पता कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है ना, एरर पता कर रहे हैं एमीटर के अंदर। एमीटर के एरर पता करने को तो बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। तो ये करंट का एक्चुअल वैल्यू है जो पोटेंशियोमीटर के द्वारा आपने मेजर किया है और ये दिस वैल्यू इज मेजर्ड बाय द एमीटर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सर्किट डायग्राम ये है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा बीच में कि जब आप क्वेश्चंस को पैराग्राफ में पढ़ते हो और आप चाहते हो कि सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें और आपका आंसर आ जाए, ये हैबिट एक्सपेक्ट मत करो कि आप इससे सफल हो जाओगे। पूरा सर्किट डायग्राम आप बनाओ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो स्टैंडर्ड सेल है 1.2 वोल्ट का, इसके लिए बैलेंस लेंथ आपको मिल रही है 2.4 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई को कनेक्ट किया था, इस समय एक्स और वाई कनेक्टेड हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 वोल्ट यानी ई नॉट और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कौन है के एल नॉट। ये दोनों इक्वल हो गए बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गए। यहां से आपको के का वैल्यू पता लग जाएगा। मतलब ये जो डेटा है, ये जो डेटा आपको गिवन है फर्स्ट लाइन में, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में, ये आपको के फाइंड आउट करने के लिए गिवन है। आपको ये आइडेंटिफाई कब होगा, जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे। ठीक है, इससे आपका के पता पड़ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू पता पड़ गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब वाई जेड को कनेक्ट कर दिया तो नीचे का जो सर्किट है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस
लगा हुआ है जिसमें करंट फ्लो करा रखा है अपन ने। रेजिस्टेंस 3.5 वोल्ट का है, ओम का है। इसमें करंट आपने फ्लो करवाई है 0.2 एम्पियर, ये डेटा आपको गिवन है। तो C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं बोल रहा हूँ V, उसके लिए अब बैलेंस लेंथ आ रही है आपकी, सॉरी L आ रही है। L का वैल्यू आपको पता करना है। यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है KL, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, बैलेंसिंग लेंथ L, जिसका वैल्यू आपको पता करना है। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, ठीक है। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गए बैलेंस कंडीशन में, V इक्वल टू KL। अब आपको K का वैल्यू पता है, L का वैल्यू पता करना है, और V का वैल्यू, V कौन है, C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका रेजिस्टेंस पता है, इसके करंट पता है 0.2 एम्पियर, तो आपको इस V का वैल्यू पता पड़ जाएगा, ठीक है। ये V का वैल्यू कितना है, V इक्वल टू IR, ठीक है। V इक्वल टू IR से आप V कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और फिर L इक्वल टू V अपॉन K, IR अपॉन K। I का वैल्यू 0.2 एम्पियर, R का वैल्यू 3.5 ओम और K का वैल्यू ऊपर से आ गया, ये वैल्यू पुट करके और आपका बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी L। न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये आपका गिवन डायग्राम है, ठीक है। पॉइंट्स के नाम मैंने थोड़े बहुत चेंज कर दिए, वो बड़ा इशू नहीं है। ये आपका गिवन डायग्राम है, उसको मैं दोबारा से ड्रॉ करके और ये बना दिया, ठीक है। एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये इससे कैसे बना, और इसको देखते ही आपको पता लग गया कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बन गया। देखो, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कौन कनेक्टेड है, P है। पॉइंट A और D के बीच में कनेक्टेड है R है। D और B के बीच में कनेक्टेड है G, ठीक है। और B और C के बीच में कनेक्टेड है Q, D और C के बीच में कनेक्टेड है S, ठीक है। मतलब ये वाला डायग्राम मैं उसको इस तरह से रीड्रॉ कर सकता हूँ, ये दोनों सेम हैं। और जैसे आपने डायग्राम ये बनाया तो आपको दिख गया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है वो डिपेंड करेगा इनके वैल्यूज़ पर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में P, Q, R, S सबका वैल्यू सेम गिवन है, तो रेशो क्या आएगा इनका, सेम है तो 1/1, इनका रेशो भी 1/1। तो ये जो कंडीशन है आपकी वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सबका वैल्यू R गिवन है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और कैसा है ये, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तब क्या होगा, आप ये मिडिल वाली ब्रांच को हटा दोगे क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं होती है। B और D सेम पोटेंशियल पर होते हैं, B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो नहीं हो रही जिस ब्रांच में से, उस ब्रांच को आप हटा देते हो। अब आराम से ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों भी सीरीज में हैं, और ये दोनों पैरेलल में, फिर आप अपने आप करो, ठीक है। इस क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन मैंने बनाया, इसमें से मैंने कुछ रेजिस्टेंस हटा दिए और कॉपर वायर, कनेक्शन वायर लगा दिया। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको लगेगा कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखते हैं, इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करो कि पॉइंट A और B के बीच में कनेक्शन वायर कनेक्टेड है, कॉपर वायर। तो मतलब हो गया कि ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो कनेक्टेड है सेम पॉइंट है, तो मैंने A और B को एक ही पॉइंट मान लिया। इसी तरह से D और C ये भी एक ही पॉइंट है। अब इनके बीच में जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कनेक्ट कर दो। A और D के बीच में कनेक्टेड है, ये A और ये D के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कौन है वो, R।
डी और बी के बीच में, ये बी और ये डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जी। बी और सी के बीच में, ये बी और ये सी, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है क्यू। तो ये तो तीनों पैरेलल में हो गए। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक क्वेश्चन और है बच्चों, देखो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि इन दोनों का रेशियो 2/5, इन दोनों का रेशियो 4/10 इक्वल है। तब आप इस वाली ब्रांच को रिमूव कर दोगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब आप इस ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस पता करना है। ये दोनों सीरीज में 2 और 5 7 हो गया, और 4 और 10 14 हो गया। ये 7 और ये 14 पैरेलल में, आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। लेकिन ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, यदि ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इनका रेशियो 2/3 है, इनका रेशियो 4/10 है, इक्वल नहीं है। अब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे? फिर तो आपको किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। अब कोई बैलेंस P/Q = R/S जैसी कोई ट्रिक नहीं है। अब आपको इसको किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई क्वेश्चन लेकर के देखना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन और लो बच्चों, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज के ही का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, इन सब का रेशियो चाहे कितने भी हों, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो ये लोग 2 हुआ करते थे, ठीक है, चाहे 3 है या 4 है, इन सब का रेशियो इन सब नीचे वालों के रेशियो के इक्वल है। यानी इनके बीच में रेशियो कितना है, 1/2 का। 2/4 = 3/5 = 5/10 = 1/2। इन सब का रेशियो इक्वल है। तब क्या होगा, तब ये दोनों पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। इन सब में जो वर्टिकल ब्रांचेस थी, सब में करंट फ्लो नहीं होगी, इन सब को रिमूव कर देंगे। अब ये इजी हो गया, ये सारे सीरीज में हो गए, ये सारे सीरीज में हो गए, और वो पूरी ब्रांच और वो पूरी ब्रांच दोनों के दोनों पैरेलल में। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 2 देखिए बच्चों, इसमें एक मीटर ब्रिज की बात करी है, और मीटर ब्रिज के लिए मैंने हमेशा बोला है कि ये फंडामेंटल फॉर्मूला है उसका। इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो x/y = इन दोनों के लेंथ, इनके सामने वाले जो वायर की लेंथ्स हैं उनका रेशियो L1/L2, ठीक है। x न्यूमरेटर में रखा है आपने, तो उसके सामने वाली लेंथ L1 को आप न्यूमरेटर में रखोगे, इधर उल्टा पल्टा नहीं हो जाए। x/y = L1/L2। ये आपको L1 की वैल्यू गिवन है, या L2 की वैल्यू गिवन है, और y की वैल्यू आपको 3 ओम गिवन है। ये वैल्यू पुट करके आपने x का वैल्यू निकाल लिया, 2 ओम आ गया। आप ये सोचोगे कि मीटर ब्रिज के लिए तो फॉर्मूला ये है, तो बच्चों ये फॉर्मूला है, वो भी इसी से ही फॉर्म हुआ है। यहाँ पर आपके मीटर ब्रिज के थ्योरी वाले टॉपिक में, मीटर ब्रिज के थ्योरी वाले टॉपिक में x की जगह r था, y की जगह s है, और L1 को अपन लोग L बोल रहे थे, और L2 को बोलते थे 100 - L। ये चीज़ें पुट कर लो तो फॉर्मूला सेम बनेगा, पर फंडामेंटली ये फॉर्मूला है मीटर ब्रिज के लिए। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि रेजिस्टेंस x में से आपको करंट पता करनी है। इस डायग्राम को मैंने वापस बना लिया इधर, ये दोनों सेम है, चेक करें। ये पूरा वायर इसका रेजिस्टेंस कुछ भी है, अपने को मतलब नहीं है, काम में नहीं आएगा, ठीक है। आपको इस ब्रांच में से जो फ्लो होने वाली करंट है वो पता करनी है, और इस ब्रांच में x और y दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 2 ओम और 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो करंट = पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच, ये आ गया, इससे आपको करंट आ जाएगी। क्वेश्चन में जो आपको वायर का, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम पर सेंटीमीटर, वो बिल्कुल यूज़ में काम में आए नहीं,
ठीक है। वो क्या काम आता है, वो इस वायर का रेजिस्टेंस पता करने का काम आता है, जो कि सपोज 100 ओम है या कुछ भी है, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में काम भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उसको कहा कि वो यूज में नहीं आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको क्वेश्चन का डायग्राम ये मिलेगा, केवल रेजिस्टेंसेस का वैल्यू गिवन है और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है ना, 10 वोल्ट। अब जो मैं मार्क कर रहा हूं, अब ये क्वेश्चन का डायग्राम है, आपको आंसर का डायग्राम बनाना है, वो अब आपको बनाना है। पॉइंट्स के नाम जो भी आपके इच्छा से रख लो, करंट की डायरेक्शन और नेमिंग आप अपनी इच्छा से करोगे, I1, I2, I3। पॉइंट बी पर देखो, आने वाली करंट I1 है, उसमें से I3 इधर निकल गई, बाकी बच गई I1 माइनस I3। यानी पॉइंट बी पर आप किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ काम में ले रहे हो, ठीक है। इधर से करंट आ रही है I2, इधर से करंट आ रही है I3, और दोनों मिलकर के बन गई I2 प्लस I3। अगेन आपने पॉइंट डी पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज किया, इधर से I2 प्लस I3, इधर से I1 माइनस I3 मिलकर के बन गई I1 प्लस I2, और वही I1 प्लस I2 अगेन डिस्ट्रीब्यूट होकर के और I1 और I2 में ब्रेक हो गई और करंट फ्लो हो गई। आपने सारे ब्रांचेज में करंट मार्क कर ली। ये बात अलग है कि ये करंट आपको मार्क कर ली लेकिन काम में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। अब आपको I1, I2, I3 कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको I3 बताइए। क्वेश्चन में I3 को IG बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गैलोनोमीटर लगाया हुआ है, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम गिवन है, तो अपन ने उसको भी एक रेजिस्टेंस ही मान लिया, 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना। हर एक किसी भी apparatus में किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस होता है, तो गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है। अब आपको किरचॉफ्स सेकंड लॉ KVL अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। लूप ABDA में आप KVL अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। KVL है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। मतलब इस लूप में आने वाले जितने भी सेल के वोल्टेजेस हैं और जितने भी रेजिस्टेंसेस के जो वोल्टेजेस हैं, उन सब का सम इक्वल टू 0। ये बात अलग है कि इस पर्टिकुलर लूप में सेल नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, केवल उनको इंक्लूड किया। कौन कौन आ रहे हैं? 100 I1, 15 I3, 60 I2 इक्वल टू 0। जितने भी वोल्टेजेस अपीयर हो रहे हैं इस लूप में, सबको लिख लिया इक्वल टू 0। लेकिन बड़ी बात यह है, अब यहाँ पे आपको साइन यूज करना है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। नोट्स में देखो साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। देखो ये है आपके चलने की डायरेक्शन, ये चलने की डायरेक्शन किधर जा रही है? चलने की डायरेक्शन ABDA, ये चलने की डायरेक्शन, ये अपन ने मार्क भी कर ली। बच्चों चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो साइन कन्वेंशन देखिए नोट्स के अंदर, चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, माइनस का साइन। यहां भी चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, यहां पे माइनस का साइन। यहां पर चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लस का साइन। ऐसा करके आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। नेक्स्ट लूप BCDB, ठीक है, BCDB, इसमें चलने की डायरेक्शन, ये चलने की डायरेक्शन मार्क कर लिए अपन ने, ठीक है। और आप तो एक चीज फिक्स कर लो कि आपके चलने की डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रखोगे, जो कि जरूरी नहीं है, पर क्यों अपन लोग बार बार नई चीज ट्राई करें, अपने को तो सॉल्व करना है, आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है,
अच्छा, पहले तो अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख लेते हैं। इस लूप में कौन कौन आ रहा है? 10 इंटू करेंट I1 माइनस I3, 10 इंटू I1 माइनस I3, 5 इंटू करेंट 5 इंटू I2 प्लस I3, 15 इंटू I3, 15 इंटू I3। आपने और ऐसे ही क्या करो, आप अपनी हैबिट डालो कि पहले तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं लूप में आ रहे हैं उनको पहले लिख दो, ठीक है, ध्यान डाइवर्ट नहीं हो, इसलिए अपन लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख देते हैं इक्वल टू 0। उसके बाद में अब अपना ध्यान लगाते हैं साइन कन्वेंशन में, क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ होने की चांसेस है, ठीक है। चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस का साइन, यहाँ पे चलने की डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस का साइन। चलने की डायरेक्शन इधर जा रही है न्यू, और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस का साइन, ठीक है। ऐसे करके आपके पास इक्वेशन 2 आ गया। एक और लूप लिया अपन ने, कोई भी ले सकते हैं, ADCPA, ADCPA, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है? 60I2, 5 इंटू करंट, 5 इंटू I2 प्लस I3, आगे बढ़े, और 10 सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 10 वोल्ट EMF, ठीक है, ये 10। लूप खत्म हो गया, इक्वल टू 0। अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। चलने की डायरेक्शन किधर है? यूं जा रही है, तो चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, माइनस है। इसमें भी चलने की डायरेक्शन यूं चल के जा रहे हैं अपन लोग, ऐसे चल रहे हैं, चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, माइनस है। इसमें चलने की डायरेक्शन माइनस से प्लस जा रही है, प्लस का साइन। इक्वेशन 3 आ गया। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप I1, I2, I3 तीनों पता कर लो, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है केवल I3, तो आपको I3 कैलकुलेट हो जाएगी। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन 4 में बच्चों एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही गिवन है। इसके अंदर इनका रेशियो 20/10, इनका रेशियो 20/10 सेम है, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पर होते हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट भी फ्लो नहीं होगी। इस ब्रांच में करंट ही फ्लो नहीं होगी, तब कैपिटल आर का वैल्यू कुछ भी लो, करंट तो हमेशा 0 ही रहेगी, एमीटर की रीडिंग तो हमेशा 0 ही रहेगी, आर का वैल्यू कुछ भी लो। क्वेश्चन 6 को देखिए। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज को क्वेश्चन में गिवन है कि ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में ये PQRS के बीच में ये रिलेशन होता है। P का वैल्यू कितना है? 100, Q का वैल्यू 10, R का वैल्यू 100, X/100 + X। इन दोनों को पैरेलल में कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है। और S का वैल्यू गिवन है 5, इसको सॉल्व करेंगे और आपका X का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए बच्चों। सबसे पहले तो अपन लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं, जो इसमें क्वेश्चन में मेन रोल प्ले कर रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है V/L। ये कौन सा V है, कौन सी L है? इस वायर AB का कोई भी लेंथ है, ये वाला L नहीं है, ठीक है ना, ये बैलेंस लेंथ है। ये इस वायर का, इस करंट कैरिंग रेजिस्टेंस वायर का कोई भी L लेंथ है, L, और ये पोटेंशियल डिफरेंस उसी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अपन लोग क्यों नहीं कंप्लीट पूरा वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो पूरा वायर ले लिया तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोलेंगे VAB।
ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी वायर की लेंथ ले ली अपन ने ए बी। क्यों? क्योंकि आपको पूरे वायर का डेटा गिवन है, इसलिए पूरा वायर काम में ले रहे हैं अपन लोग। V इक्वल टू होता है आई आर, रेजिस्टेंस किसका? जो पूरे वायर का ए और बी के बीच का वोल्टेज है, तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आएगा आर ए बी। करंट का फॉर्मूला होता है, एक सिंगल लूप के लिए करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, जो अभी गिवन नहीं है, तो अपन लोग उसको जीरो एज्यूम करेंगे। स्मॉल आर का वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, आप यहाँ नहीं लिखेंगे, स्मॉल आर को फॉर्मूले में से रिमूव कर देंगे। और पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कौन कौन है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और वायर ए बी का रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया आर प्लस आर एच प्लस आर ए बी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ऐसा करके आपने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बना लिया, और आपके थ्योरी के नोट्स में भी है, बड़े आराम से, बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है। इससे आपको ये भी पता पड़ा है कि पड़ रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पर। ओके, अब आपके क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट केस है कि जब आप ये सेल को बैलेंस करते हो तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। E इक्वल टू के एल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? के एल। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? एल, जो आपको L/2 गिवन है, ठीक है। तो E इक्वल टू के एल कब होता है? ये बैलेंस कंडीशन में। इसके अंदर ये के का फॉर्मूला अपन ने पुट कर दिया, इसमें से स्मॉल आर हटा लेंगे क्योंकि ये गिवन नहीं है, यानी कि जीरो है। अंडरस्टूड है कि वो जीरो है। यहाँ पे आप पूरा डेटा पुट करेंगे, E का वैल्यू, ये वाला जो सेल है जो बैलेंस होने आया है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस E का वैल्यू 1 वोल्ट, EP का वैल्यू जो प्राइमरी सर्किट के अंदर जो सेल कनेक्टेड है 2.5, EP का वैल्यू 2.5, RH का वैल्यू फर्स्ट केस में गिवन है 10 ओम, RAB का वैल्यू गिवन है आपको, RAB का वैल्यू, ओके, RAB का वैल्यू, सॉरी गलती हो गई, RAB का वैल्यू अपने को इस स्टेप में पता करना है। AB का वैल्यू कितना है? L, AB का वैल्यू आपको गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं, कैपिटल L गिवन है, AB का वैल्यू कैपिटल L गिवन है, और RAB तो इस, और स्मॉल l का वैल्यू गिवन है आपको L/2। तो फर्स्ट केस के अंदर आपको सारा डेटा पुट करें और आप RAB का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ये डेटा मैंने शो कर दिया, इन सब का वैल्यू ये पुट करके आप इसमें से RAB का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब सेकंड केस पे आ जाओ, ठीक है, और मैं आपको बता भी दूं कि RAB का वैल्यू आप कैलकुलेट करो अपने आप से, ये 40 ओम आएगा, RAB का वैल्यू 40 ओम आएगा, ठीक है। ओके, सेकंड केस, ये दो डिफरेंट केसेस क्यों हैं? फर्स्ट केस से सेकंड केस में गए तो क्या चेंज आ गया? क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो रियोस्टेट है उसका वैल्यू आपने 20 ओम कर दिया, ठीक है, रियोस्टेट का वैल्यू 20 ओम कर दिया। क्वेश्चन में ये बोला तो नहीं कि रियोस्टेट है, बस ऐसा बोला हुआ है कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वो रियोस्टेट ही होगा। तो रियोस्टेट का वैल्यू फर्स्ट केस में 10 ओम था, सेकंड केस में आपका 20 ओम कर दिया। ये RH का वैल्यू आपको कर दिया 20 ओम। RAB का वैल्यू क्या पुट करोगे? ये कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, RAB तो वायर AB को अपन चेंज किया ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, और वायर AB को चेंज करते भी नहीं है, इतना लंबा काम थोड़ी करते हैं। RAB का वैल्यू इधर से जो आया 40 ओम, ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। RAB का वैल्यू 40 ओम, जो फर्स्ट केस से अपन ने RAB कैलकुलेट किया था, यहाँ पुट करेंगे RAB का वैल्यू 40 ओम। E का वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम, ठीक है। ये जो सेल है जो बैलेंस होने के लिए आया है, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, इसको आप चेंज करोगे। पूरे क्वेश्चन के अंदर आप केवल RH को चेंज कर रहे हो, RH चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, ठीक है।
इस एक्सप्रेशन के अंदर अगेन फॉर्मूला तो सेम है, के डैश चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग एल भी चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इन पे एल डैश लगा लिया और जानबूझ के मैंने इनको रेड मार्क किया है। जो जो रेड मार्क हैं वो चेंज हो गए, जो ब्लैक में हैं वो अनचेंज हैं। ठीक है, जो रेड वाले मार्कर से लिखे हैं वो चेंज हो गए फर्स्ट और सेकंड केस में। के डैश के चेंज क्यों हो गया? आर एच की वजह से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एल बैलेंस लेंथ वो भी चेंज हो जाएगी और ये आपको एल डैश ही तो पता लगाना है। आर ए बी का वैल्यू 40 ओम पुट कर देंगे और ए बी का वैल्यू वही है कैपिटल एल। ठीक है, और ई पी का वैल्यू वही है। ठीक है, ये भी अनचेंज्ड है। तो ये सारा डेटा पुट करेंगे, एल डैश का वैल्यू निकाल के लिए आएंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये पिछले क्वेश्चन का डेटा हटा देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एमीटर कैलिब्रेशन की बात करी है तो अपन ने एमीटर कैलिब्रेशन का पूरा डायग्राम, सर्किट डायग्राम बना लिया। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप बोली है जब आप एक्स और वाई को कनेक्ट करते हो, ठीक है, तब स्टैंडर्ड सेल जो 1.1 वोल्ट का, इसकी बैलेंस लेंथ आपको मिली 0.88 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है 1.1 वोल्ट स्टैंडर्ड सेल के लिए बैलेंस लेंथ आपको आ रही है इतनी, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के एल नॉट दोनों इक्वल हैं बैलेंस कंडीशन में। कब? जब आपने एक्स और वाई को कनेक्ट किया। ई नॉट गिवन है, एल नॉट गिवन है, ठीक है, एल नॉट गिवन है। इससे आपको, इस डेटा से आपको के का वैल्यू पता पड़ जाएगा और वो के का वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, जब आप वाई और जेड को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर को इस नीचे वाले सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको मैं बोल देता हूँ V1। इस V1 को आप बैलेंस कर रहे हो, तब यहाँ की बैलेंस लेंथ कितनी आई है? L इक्वल टू 0.2 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नई बैलेंस लेंथ कितनी है? 0.2 मीटर। V1 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैलेंस लेंथ गिवन है आपकी 0.2 मीटर। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? KL। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1, ठीक है ना, 1 ओम के अक्रॉस। V1 इक्वल टू KL। बैलेंस कंडीशन में ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। K का वैल्यू ये पुट कर देंगे और L का वैल्यू ये रहा आपका 0.2, उससे आपका V1 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे? K इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल नॉट पता करेंगे और K का वैल्यू ये पुट कर देंगे। आपका V1 कैलकुलेट हो गया। V1 कौन है? C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर रहे हो। इस कैलकुलेशन से आ रहा है। इस करंट को मैं बोल रहा हूं I1, जो इस सर्किट में फ्लो हो रही करंट I1 इक्वल टू V1 अपॉन R। R का वैल्यू कितना गिवन है आपको? 1 ओम। ये V1 का वैल्यू और R का वैल्यू 1 ओम पुट करेंगे तो आपका I1 का वैल्यू आ जाएगा। ये I1 कौन सी करंट है? जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर कर रहे हो। लेकिन एक बंदा और है जो करंट मेजर कर रहा है, वो है एमीटर। एमीटर की रीडिंग कितनी है? 0.2 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है। ये I1, दिस करंट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर विच इज treated as correct, and this current is measured by ammeter which may be wrong। इन दोनों का डिफरेंस आपको एरर पता पड़ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो आपको एरर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का थ्योरी वाला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, ठीक है। इसके अंदर
जब आप X और Y को कनेक्ट करते हो तो E1 सर्किट में अपीयर हो जाता है और अभी E2 वेटिंग में है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस कंडीशन में इक्वल होता है, E1 इक्वल टू KL1। इस कंडीशन में बैलेंस लेंथ L1I है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा KL1। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं बैलेंस कंडीशन में जब आपने X और Y को कनेक्ट किया। जब आप Y और Z को कनेक्ट करते हो तो E1 सर्किट से आउट हो गया, E2 सर्किट में अपीयर हो गया। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब नई बैलेंस लेंथ आपको मिलेगी L2 डिफरेंट मिलेगी। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा KL2। ये दोनों इक्वल हो गए, E2 इक्वल टू KL2। इनको रेशो किया, K और K कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों स्टेप्स में K का वैल्यू सेम है। आपको E1 का वैल्यू ये गिवन है, L1 और L2 का वैल्यू गिवन है, ये पुट करके आपका E2 का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट है, प्राइमरी सर्किट। इसमें अजीब लग रहा होगा कि नीचे तो कुछ लगाया ही नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उसकी बात भी नहीं कर रहे, उसको उससे अपने को मतलब भी नहीं है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, जो आपके थ्योरी में भी है और पिछले क्वेश्चंस में भी देख लिया अपन ने। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो सेल है प्राइमरी सर्किट में लगा हुआ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि 0 पुट कर दिया। RH का वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन में इसको रियोस्टेट तो नहीं बोला है, ऐसा बोला है कि एक हाई रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप उसको RH बोल दो या कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे उसका वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है ना। क्यों नहीं उसको RH मान लेते हैं, रियोस्टेट, इसका वैल्यू आपको पता करना है। RAB का वैल्यू सीधा सीधा गिवन नहीं है, आपको बोला है कि ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो 10 मीटर, इस वायर की लेंथ 10 मीटर गिवन है, ठीक है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, 10 मीटर का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, यानी RAB का वैल्यू हो गया 10 ओम या RAB का वैल्यू 10 ओम पुट कर देंगे। ये सारा डेटा पुट करेंगे और K का वैल्यू आपको गिवन है 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। ये एम का मतलब है मिली, और मिली का मतलब होता है बच्चों 10⁻³ ये K का वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻³ ये K का वैल्यू पुट करेंगे, सारा डेटा पुट करेंगे और आपको RH का वैल्यू आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कोई थ्योरी का टॉपिक नहीं है, एज इट इज डिटो। एक कंडीशन ऐसे दे रखी है कि 2 सेल हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैसे? सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब होता है ऐसा, इसके नेगेटिव टर्मिनल को नेक्स्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इसको बोलेंगे अपन लोग सेम ऑर्डर में, यानी कि ये सीधे सीधे कनेक्टेड हैं, कोई उल्टा नहीं है इनमें से, दोनों सीधे सीधे हैं सेम ऑर्डर में। तो इस तरह से कनेक्ट किया तो इन दोनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टोटल EMF होगा E1 प्लस E2। ये जो वोल्टेज है E1 प्लस E2 ये यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस KL और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E1 प्लस E2 बैलेंस कंडीशन में इक्वल है। E1 प्लस E2 इक्वल टू KL, मैं इसको L1 बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E1 प्लस E2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस KL1, दोनों इक्वल हो गए बैलेंस कंडीशन में। अब सेकंड केस के अंदर आपको ऑपोजिट ऑर्डर में इनको कनेक्ट करने के लिए बोला है। दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट ऑर्डर। इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल का, मतलब इन दोनों में से एक सेल आपने उल्टा कर दिया तो ऑपोजिट ऑर्डर हो गया। अब इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस जिस सेल को आपने रिवर्स कर दिया उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका EMF नेगेटिव साइन का हो जाएगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E1 माइनस E2,
तो यहाँ पर अब बैलेंस लेंथ आपकी नई बैलेंस लेंथ आ रही है L2, जिसका वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस E2 और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस KL2 बैलेंस कंडीशन में इक्वल हो गया। दोनों का K सेम है क्योंकि आप K को चेंज नहीं कर रहे। K कैसे चेंज होता है? इन सब से चेंज होता है। ये अपन ने डिस्टर्ब किया ही नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया। इनका रेशो निकाल लेंगे E1 माइनस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। आपको पता क्या करना है? E1 अपॉन E2 का वैल्यू। L1 और L2 का वैल्यू गिवन है 60 और 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके आपको E1 अपॉन E2 का वैल्यू पता करना है। तो बच्चों, ये वीडियो अपन लोग यहीं ख़त्म करेंगे। न्यूमेरिकल अपने पूरे हो गए चैप्टर 6 के। चलते चलते एक ज़रूरी बात, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। जय हिंद, जय भारत।